हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है यह आपका बीएससी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आने वाला एक सब्जेक्ट है जहां पर हम इसका अध्ययन करते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके टू द पॉइंट, कोई यहाँ पर थ्योरी की बात नहीं करेंगे। और इसका सिर्फ एक ही पर्पज है जो कि आपकी आगामी परीक्षा सेमेस्टर एग्जाम एग्रीकल्चर वालों के लिए, जो कि आपके एडेड कॉलेज हैं छत्रपति साहू जी महाराज, उनके लिए ये कुछ स्ट्रेटेजी हमने बनाई है ताकि कुछ आपकी हेल्प हो सके। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के किसी भी प्रकार की हम डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है यह एक टर्म, बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वह किसने दिया था? बायोटेक्नोलॉजी टर्म एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल इरैकी। कार्ल इरैकी नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी टर्म को दिया था। कब दिया था? 1919 ईस्वी में। कब दिया था? 1919 ईस्वी में। और यह जो है एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी शब्द को या टर्म को दिया था। ठीक है, अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो आपका यह जो एक विज्ञान है, कह सकते हैं यह साइंस है। तो बायोटेक्नोलॉजी के महत्व पर जोर दिया गया। कब जोर दिया गया? जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 69वें सत्र 1969वां सत्र 1982 में इसके महत्व पर जोर दिया गया। तो हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बायोटेक्नोलॉजी के महत्व पर जोर कब दिया गया? तो वह दिया गया 1982 में। और 1982 में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में एनबीटीबी लिखते हैं, इसकी भी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। मीन्स जो आपका नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड है, इसकी भी स्थापना आपकी 1982 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पूछा जा सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना सन 1986 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1986 ईस्वी में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। इसके अलावा एनआरसी पूछा जा सकता है कि एनआरसी ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है। ठीक है, तो एनआरसी ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनआरसी मीन्स नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपका IARI न्यू दिल्ली में स्थित है। कहां पर? IARI न्यू दिल्ली में स्थित है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जितनी भी रिसर्च की जाती है उसका जो रिसर्च सेंटर है वह कहां पर स्थित है? वह जो है आपका IARI न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो देखिए इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपका स्थित है न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में स्थित है। तो देखिए ये चीजें हमने आपको थोड़ी सी बता दी जो कि मेन थी, और यदि इनके बारे में क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलता है तो शायद है कि आप वहां पर टिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपको ऑप्शन मिलेगा, यदि आपने एक बार पढ़ा होगा, वीडियो को देखा होगा, तो आपको शायद है कि थोड़ा सा अंदाज हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है हमारा उसमें रखा गया था। ठीक है,
या हमने पढ़ा है तो एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आप उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एनआरसी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी IARI न्यू दिल्ली इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की लॉजी कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 1986 में जिसकी स्थापना हुई और 1982 में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना हुई 1982 में। और 1982 में जो आपका बायोटेक्नोलॉजी जो है यह, और इसके अलावा जो आपका एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी IARI न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इस पर जोर कब दिया गया? बायोटेक्नोलॉजी के महत्व पर जोर दिया गया 1982 में, जो कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस की 69वां सत्र था और सन थी 1982। ठीक है, तो ये थी कुछ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी चर्चा। ठीक है, अब ये जो है आपकी बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं। किन दो भागों में बांटते हैं? आइए उन पर हम बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं। एक तो आता है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर और दूसरा आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक होता है प्लांट टिश्यू कल्चर और दूसरा होता है आपका जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखिए पहले भाग पर हम यहाँ पर बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, अब देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर से थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि यह क्या होता है। देखिए प्लांट का मतलब आप जानते हैं पादप या कोई पौधा, ठीक है, हिंदी आप जानते हैं। टिश्यू ऊतक, और कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो। टू ग्रो मीन्स किसी को उगाना, क्या करना? उगाना, उसको उगाना या फिर उसकी खेती करना या उसका कल्टीवेशन करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो आपके प्लांट हैं उनके किसी भी ऊतक का हम कल्चर कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर हम उनका कल्चर तो कर रहे हैं, किसका? प्लांट टिश्यू का, ऊतकों का यहाँ पर हम कल्चर तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम कल्चर किस माध्यम में कर रहे हैं? टोटल के टोटल आपका जो है आपका आर्टिफिशियल रूप से। ठीक है, लेबोरेटरी में। यहाँ पर जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितनी भी बातें होंगी आपकी, वो सभी की सभी आपकी लेबोरेटरी के अंतर्गत होंगी। और आपका इसी के पूछा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी को किस लिए, बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन करने की हमें क्या आवश्यकता पड़ी? तो देखिए यहाँ पर भी हम क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करते हैं। क्रॉप को इम्प्रूवमेंट हम यहाँ भी करते हैं, और प्लांट ब्रीडिंग में भी हम क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज को ग्रो करते हैं, और इसमें भी करते हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम तकनीकी विकास का अध्ययन करते हैं, और जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, जितनी भी प्रोसेस की जाती हैं, वह सभी की सभी आपकी लेबोरेटरी के अंतर्गत की जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, वह सभी की सभी क्रियाएं आपकी फील्ड पर की जाती हैं। कहां पर? फील्ड पर की जाती हैं। इतना अंतर होता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत। ठीक है, जैसे हम किसी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर किसी भी टिश्यू को हम ले लें, जैसे कि माना एक आपका पौधा है, कोई आपका पौधा है, जैसे मान लिया ये आपका पौधा है। ठीक है, ये आपका पौधा हो गया, ये आपका पौधा है। तो इस पौधे के हम किसी भी टिश्यू का मतलब है, यहाँ पर हम कोई भी पौधे का भाग ले सकते हैं। उसकी पत्ती ले सकते हैं, उसका रूट ले सकते हैं, उसका स्टेम ले सकते हैं, उसका जो है ऊतक में जैसे कि आपके कुछ एम्ब्रियो ले सकते हैं, एंथर ले सकते हैं, पॉलन ले सकते हैं। ये सभी चीजें एक प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए जब हम किसी भी, ये आपका जैसे आपका पौधा हो गया, इस पौधे की हमने एक पत्ती को या एक लीफ को, मान लीजिए एक लीफ को हमने इससे अलग कर लिया। ठीक है, अलग करने के बाद हमने इसे कई भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, कई भागों में डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, एक वेसल लिया, वेसल। ठीक है, फ्लास्क। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ग्रो करते हैं, इसको हम ग्रो करते हैं। तो जैसे ही हम इसको ग्रो करते हैं यहां पर ला करके, अब जिस लीफ को हमने यहां से अलग किया उसको हम कहेंगे, इसी को हम नाम देंगे एक्स प्लांट। एक्स प्लांट, हिंदी में हम इसे करतोतक कहते हैं। क्या कहते हैं? करतोतक, यानी कि एक्स प्लांट कहेंगे। अब पूछा जा सकता है आपसे कि एक्स प्लांट क्या होता है,
तो एनी पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का वह कोई भी हिस्सा हो सकता है जिसे कि हम एक्सप्लांट कहते हैं। एक्सप्लांट पौधे का कोई भी हिस्सा होता है, यानी कि जैसे उसमें आपका स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, लीफ हो सकती है, उसके अलावा आपका एंथर, पॉलन, एम्ब्रियो, कुछ भी हो सकता है। एनी पार्ट ऑफ प्लांट आपका एक्सप्लांट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जब हमने इसको कट किया, कट करने के बाद हमने इसे वेसल में एक न्यूट्रिएंट मीडियम पर, हम यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट मीडियम को बनाते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम आता है, वहां पर हम इसको एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। यहाँ पर हम जितनी भी चीजों का अध्ययन करते हैं वह सभी की सभी, या यूज करते हैं, वह सभी की सभी आर्टिफिशियल होती है, सिंथेटिक होती है। तो यह जो है आपका सिंथेटिक मटेरियल होता है। कैसा होता है? सिंथेटिक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। ठीक है, सिंथेटिक न्यूट्रिएंट मीडियम पर हम इसको ग्रो करते हैं। ठीक है, जब हम ग्रो करते हैं तो यह जो है इससे हमें कई प्लांटलेट्स या सीडलिंग प्राप्त हो जाते हैं। और जब सीडलिंग प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि यह आपको एक संरचना दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं कैलस, इसे हम कहते हैं कैलस। और कैलस को, यदि हम कैलस की परिभाषा की बात करें, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कैलस किसे कहा जाता है, तो कोशिकाओं के असंगठित समूह को कैलस कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कैलस किसे कहते हैं, या फिर ऊपर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि कोशिकाओं का असंगठित समूह कहलाता है, तो वह आपको ऑप्शन सही करना होगा कैलस, तो उसे हम कैलस कहते हैं। और यदि ऊपर आपसे पूछ लिया जाए कि एनी पार्ट ऑफ प्लांट इज नॉन एज ए, तो वह होगा आपका एक्सप्लांट, एक्सप्लांट होगा। ठीक है, अब देखिए जब हमने इसमें ग्रो किया, पहले आप एक चीज समझिए, जब हमने इसमें ग्रो किया तो ये जो है आपका एक्सप्लांट बन गया। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सिंथेटिक न्यूट्रिएंट मीडियम पर हम इसको ग्रो करते हैं। आप जितनी भी लेबोरेटरी, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत लेबोरेटरी होती है, वहां पर हम क्या रखते हैं, एक तो नियंत्रित वातावरण होता है और निश्चित तापमान होता है। नियंत्रित वातावरण होता है, निश्चित तापमान में हम किसी भी चीज को ग्रो करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नहीं जाने देते हैं। यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पहुंच जाता है तो वहां पर प्लांट टिश्यू कल्चर को सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। और प्लांट टिश्यू कल्चर को सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, यानी कि यह जो है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो देखिए जब हम लेबोरेटरी में इसको उगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो वह जो है इन विट्रो कर किया जाता है। इन विट्रो का मतलब होता है परख नली के अंदर, परख नली के अंदर जो है इन विट्रो किया जाता है। देखिए जब हमने कैलस को यहाँ पर ग्रो किया, उगाया, इसके बाद कैलस को भी हम क्या करते हैं, कई अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। कैलस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, इस प्रकार से हम इसको काट लेते हैं। और कट करने के बाद इसको हम अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं। और इस न्यूट्रिएंट मीडियम के बाद किसी हम दूसरे फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम में से हम डालते हैं, किसी दूसरे न्यूट्रिएंट फ्रेश मीडियम में डालते हैं। जब हम इसे फ्रेश मीडियम में डालते हैं तो इसी क्रिया को हम कहते हैं सब कल्चर। क्या कहते हैं? सब कल्चर। और इसी सब कल्चर में जो है आपका, इस क्रिया को जब हम फ्रेश मीडियम में डालते हैं, इस कैलस को, तो जब कैलस को फ्रेश मीडियम में डाला जाता है ग्रो करने के लिए, उसे ही हम सब कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सब कल्चर कहा जाता है। देखिए अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। तो जो न्यूट्रिएंट, सिंथेटिक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, यह जो है आपका 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। उसमें देखिए आपके कौन कौन से प्रकार होते हैं। यह तो आप प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा सा समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से ग्रो करना होता है। कोई एक पौधा होता है, उसका हम कोई भी भाग ले लेते हैं और उसे हम लेबोरेटरी के अंतर्गत इन विट्रो मींस परख नली के अंदर हम उसको ग्रो करते हैं। छोटे छोटे भागों में हम उसको डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको वेसल के अंदर हम उसको ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद जब उसमें रूट और स्टेम दोनों बन जाते हैं, जिसे हम प्लांटलेट्स कहते हैं, और प्लांटलेट्स को बनने तक लगभग 4 सप्ताह बाद यह तैयार हो जाता है। और उसके बाद फिर इसे हम फील्ड में पहुंचा देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं फील्ड में। तो यह फील्ड तक लाने की क्रिया, यही आपकी प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाती है। और यह सक्सेसफुल तब मानी जाती है जब यह जो है आपका एक पौधा फील्ड तक पहुंच जाता है। ठीक है, यह जो है प्लांट टिश्यू कल्चर की बात हो गई कि प्लांट टिश्यू कल्चर आप मोटा मोटा समझ गए होंगे क्या होता
है। अब देखिए इसमें पूछा क्या जा सकता है, यह भी समझ लीजिए कि जैसे देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, प्लांट टिश्यू कल्चर यह जो है आपका स्टार्ट किया गया था। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें कि प्लांट टिश्यू कल्चर कब स्टार्ट किया गया, इसके जनक कौन थे, तो इसके बारे में बात करें। देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर बात है सन 1902 की। सन 1902 में यह स्टार्ट हुआ, सन 1902 में, स्टार्टेड फ्रॉम 1902। कब? 1902 में स्टार्ट हुआ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इसको दिया था किसने? हैबरलैंड ने। इसी हैबरलैंड को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। हैबरलैंड को ही फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो हैबरलैंड ने क्या किया? सिद्ध किया था, यहाँ पर एक चीज को सिद्ध किया था जिसे हम टोटीपोटेंसी के नाम से जानते हैं। टोटीपोटेंसी, देखिए टोटीपोटेंसी क्या होता है, इन्होंने सिद्ध किया सन 1902 में। इन्होंने सिद्ध किया कि एक पौधा अपने ही किसी एक पौधा, उसका कोई भी भाग यदि हम ले लें तो उसमें क्षमता होती है कि वह अपने जैसा ही कोई दूसरा पौधा उत्पन्न कर सकता है। इसी क्षमता को टोटीपोटेंसी पावर या टोटीपोटेंसी क्षमता कहते हैं। देखिए हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि टोटीपोटेंसी क्या होता है, तो टोटीपोटेंसी अपने जैसा ही पौधा प्राप्त करना या अपने जैसी ही जनरेशन प्राप्त करना टोटीपोटेंसी क्षमता कहलाती है। और यह सिर्फ और सिर्फ पादपों में, मींस प्लांट में होती है। एनिमल सेल्स में यह सिर्फ एक बार पाई जाती है, जो कि जब जाइगोट बनता है तब। और प्लांट में जब भी हम प्लांट को कट करते हैं, उसका कोई भी भाग लेते हैं, तो वहां पर हम जब ग्रो करते हैं तो वहां पर टोटीपोटेंसी क्षमता हमें दिखाई देती है। तो हैबरलैंड ने बताया कि पादपों में टोटीपोटेंसी क्षमता होती है, और टोटीपोटेंसी क्षमता वह होती है कोशिकाओं का कोई भी भाग, पादप कोशिकाओं का कोई भी भाग या पादप कोशिका से हमें जो है किसी एक पादप कोशिका से भ्रूण का विकास करना, एम्ब्रियो का विकास करना ही आपका टोटीपोटेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? टोटीपोटेंसी कहलाता है। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर को हैबरलैंड ने दिया था। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि इन विट्रो क्या होता है। इन विट्रो का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं कहां पर? परख नली के अंदर। परख नली के अंदर जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो वहां पर हम इन विट्रो लगाते हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत शब्द एक प्रयोग किया जाता है जिसे हम इन विट्रो कहते हैं। तो परख नली में जब हम कोई चीज करते हैं या कोई हम लेबोरेटरी से रिलेटेड कोई मटेरियल लेते हैं तो उसे हम इन विट्रो कहते हैं। ठीक है, इन वीवो होता है एक, इन वीवो मीन्स जब कोई क्रिया जो है आपकी, कोई भी रिएक्शन आपकी जो है इनर होती है, इन वीवो। ठीक है, तो वह जो है आपकी इन वीवो होती है, और यह जो है आपकी परख नली के अंतर्गत की जाती है। यदि शरीर के अंदर कोई क्रिया हो रही है तो वह जो है आपकी इन वीवो कहलाएगी, और यदि किसी शरीर के बाहर या कह सकते हैं सेल्स, उसी पौधे के बाहर कोई क्रिया हो रही है तो उसे हम इन विट्रो कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आपकी कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि इनके कुछ ऐसे टर्म हैं जो कि आए और पूछे गए तो उन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे एम्ब्रियो कल्चर आपका पूछा जाता है, एम्ब्रियो कल्चर किसने दिया था? एम्ब्रियो कल्चर या कब विकसित किया गया? तो एम्ब्रियो कल्चर जो है यह आपका विकसित किया गया सन 1904 ईस्वी में। किसके द्वारा? हेनिंग, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनिंग, उनके द्वारा यह विकसित किया गया। 1926 में वेंट, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वेंट। वेंट ने क्या किया? वेंट ने जो आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है, जैसे कि, और प्लांट ग्रोथ हार्मोन में कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन था? ऑक्सिन। और ऑक्सिन के अंदर भी IAA
IAA को उन्होंने डिस्कवर किया था किसने? वेंट ने 1926 के अंतर्गत। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन या ऑक्सिन की खोज किसने की थी? तो वेंट ने की थी। कब की थी? 1926 में। और ऑक्सिन के अंदर भी यदि आपसे पूछ ले कि IAA मींस इंडोल एसिटिक एसिड की खोज किसने की थी? तो वह की थी वेंट ने 1926 में। 1934 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हाइट, उन्होंने रूट कल्चर दिया था इन टोमेटो। 1934 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हाइट, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रूट कल्चर दिया था, रूट कल्चर दिया था इन टोमेटो मीन्स टमाटर में इन्होंने रूट कल्चर को डेवलप किया था। टमाटर में इन्होंने रूट कल्चर को डेवलप किया था। इसके अलावा आता है आपका 1955 में वैज्ञानिक थे स्कूग एंड मिलर। 1955 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था 1955 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्कूग एंड मिलर। उन्होंने क्या किया था? एक जो आपका काइनेटिन नाम का जो आपका हार्मोन होता है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था, काइनेटिन। और यह जो है एक कैसा हार्मोन होता है? सेल डिवीजन करने वाला, सेल को डिवीजन मींस सेल को बांटता है, सेल का विभाजन करता है, कोशिकाओं का विभाजन करने वाला एक हार्मोन था जिसका नाम था काइनेटिन। उसको दिया था स्कूग एंड मिलर ने। इसकी खोज की थी। कब की थी? 1955 ईस्वी में। कब की थी? 1955 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 1962 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मर्सगे एंड स्कूग। इन्होंने दिया था मीडियम दिया था जिसका नाम था मर्सगे एंड स्कूग। तो मर्सगे एंड स्कूग ने एक न्यूट्रिएंट मीडियम दिया था जिसका नाम था, मर्सगे से M ले लिया गया और स्कूग से S ले लिया गया। तो इन दोनों के नाम पर एक मीडियम बना जिसका नाम दे दिया गया MS मीडियम। और यह जो आपका मीडियम होता है यह ज्यादातर प्रयोग किया जाता है मेरिस्टेम कल्चर के लिए। मेरिस्टेम कल्चर हम आपको आगे बताएंगे कि मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है। तो मेरिस्टेम कल्चर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेरिस्टेम मींस जब हम स्टेम की को ग्रो करते हैं तो वहां पर MS मीडियम का प्रयोग किया जाता है। और इसकी खोज सन 1962 ईस्वी में मर्सगे एंड स्कूग नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज की थी। इसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि देखिए 1964 की बात है। 1964 की एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गुहा एंड माहेश्वरी। दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, गुहा एंड माहेश्वरी, ठीक है। तो ये जो दो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त किया था। फर्स्ट हैप्लॉइड, अगुणित, जिसे हम हिंदी में अगुणित बोलते हैं, फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त किया था फ्रॉम किससे? डेट्यूरा फेस्ट्यूसा। डेट्यूरा फेस्ट्यूसा को हम हिंदी में धतूरा बोलते हैं। तो फ्रॉम किससे? फ्रॉम डेट्यूरा फेस्ट्यूसा मीन्स धतूरा। जो धतूरा होता है उसमें इन्होंने फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त किया था 1964 में। किसने? गुहा एंड माहेश्वरी नामक वैज्ञानिक ने 1964 ईस्वी में फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त किया था, जो कि उन्होंने कहा कि कौन से पौधे में? आपका जो है धतूरा होता है उस पौधे में, ठीक है। ये बात हो गई आपकी प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड कुछ टर्म थे और कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो देखिए आपको दिख रहा होगा मेरी हालत, पसीना ज्यादा हो चुका है। तो अब देखिए वीडियो को यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके आगे वाला वीडियो जो है वह हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे, लगभग कल, ठीक है। जल्द से जल्द हम आपका पूरा जो सिलेबस है वह हम कवर करवा देंगे, ठीक है। तो जरूर लगभग बहुत ही कम समय में और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पन्ने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से टू द पॉइंट आप पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। शायद है कि हम आपकी कुछ हेल्प कर सकें।
तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एक बार अवश्य कर देना, ठीक है। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।